Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Uwais Karni and today we are going to learn the Act of 1935, Election of 1937, Chaudhry Rahmat Ali and the Presidential Address. तो चलिए जी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। और नंबर 1 जो आज हमारा सब टॉपिक है वो है एक्ट ऑफ 1935। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के एक माइंड में ये बात होनी चाहिए कि व्हेन द पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस तो उस टाइम पे कौन सा कानून था। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हम इंशाल्लाह ताला अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर उसको डिस्कस करेंगे वो 1956 में आया है। ठीक है, 23 मार्च 1956 के अंदर इन्फोर्स हुआ है। तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947। तो इन इतने सालों के अंदर 6 और 3 हमारे पास 9 साल बन रहे। तो 9 सालों के अंदर कौन सा कानून था हमारे मुल्क के अंदर। तो उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर अक्सर टेस्ट में भी सवाल ये आता है, तो उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर कानून था अमेंडमेंट हुई हुई थी काफ़ी एक्ट ऑफ 1935 के साथ। मतलब हमारे पास जो थोड़ा सा आइन के अंदर अमेंडमेंट्स के साथ हम एक्ट ऑफ 1935 हमारे पास 9 साल तक इस कंट्री में रहा है। तो आज हम वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो नंबर 1 द रिकमेंडेशंस। इससे पहले जी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। तो उसके नतीजे में एक रिकमेंडेशंस आई थी जिसे हम वाइट पेपर कहते हैं 1933 के अंदर। द रिकमेंडेशंस ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर कंटेन इन द वाइट पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन 1933। इट वाज द रिजल्ट ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस एंड इन द रिजल्ट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस in the end act of 1935 was framed and after few times it was enforced in the subcontinent. The report of the report of the committee which was contained into a bill was published in 1934। ये जी इसके अंदर जो रिपोर्ट थी कमेटी की वो पब्लिश हुई 1934 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ जी, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द बिल आफ्टर द रॉयल असेंट इन 1935। तो जी आपको एक जहन में ये बात बता दें कि जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी रूल्स इन्फोर्स होते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर से पास होते थे। मतलब हमारे पास यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, हमारे ऊपर डायरेक्ट रूल होता था। कहाँ से जी, अंग्रेज़ों की तरफ से और ब्रिटेन की तरफ से। द बिल इज़ आल्सो नोन एज एक्ट ऑफ 1935। ठीक है जी। तो ये कहाँ पे पास हुआ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था रॉयल एसेंट के साथ कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये चीज़ इन्फोर्स होनी चाहिए। द एक्ट ऑफ 1935 कंटेन 14 पार्ट्स एंड 10 स्केड्यूल्स। ठीक है, इट इज़ कंसिस्टेड ऑन 2 पार्ट्स। अब इसके अंदर जो है वैसे तो 14 पार्ट्स हैं और 2 स्केड्यूल्स हैं, बट इसके मेजर 2 पार्ट हैं। जो 1 पार्ट है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह ही सेकंड पार्ट जो है वो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। मतलब इस तरह ही आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके वो किन किन चीज़ों के ऊपर उसके रूल है, पावर है, जुरिस्डिक्शन है, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोविंसेस के पास जो हैं इख्तियारात हैं। कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात हैं और कुछ के पास फेडरल के पास है। तो ये दोनों ही एक एक करके इसमें डिफाइन किए गए थे। द सिस्टम ऑफ डीआरसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेंटर। डीआरसी का मतलब 2 सिस्टम। ठीक है, टू सिस्टम। तो 2 सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, सेंटर के अंदर हुआ था। मतलब फेडरल की बात हो रही है, प्रोविंसेस की बात नहीं हो रही। ठीक है जी। उसके बाद 3 लिस्ट्स वर ड्रॉन अप। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी 3 लिस्टें बनी थी। ठीक है, गवर्नर रूल्स वाज प्रोमलगेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935। तो गवर्नर रूल्स था वो प्रोमलगेटेड हो गया एक्ट ऑफ द 1935 रूल के बाद। फेडरल लिस्ट के अंदर क्या था फॉर सेंटर, फेडरल लिस्ट के अंदर 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट के अंदर 54 आइटम्स थे, और कंकरेंट लिस्ट का मतलब दोनों के लिए ही एक लिस्ट थी जिसके अंदर दोनों ही सेंट्रल और फेडरल अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते थे। उसके अंदर 36 आइटम्स है। रेजिड्यूटरी पावर वर गिवन टू द वाइसरे। तो हमारे पास सब कॉन्टिनेंट के अंदर एट दैट टाइम द मोस्ट पावरफुल पोजीशन और अ पर्सन वाज वाइसरे, और उसका एक होता था सेक्रेटरी। आगे चलते हैं जी। द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू 11 प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू द और अंडर द एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड विलिंगटन। अब टेस्ट के अंदर ये सवाल आ सकता है कि हु वाज द वाइसरे व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 वाज पास्ड, तो लॉर्ड वेलिंगटन, और ये इस एक्ट का पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, वो शॉर्टकट में लिखा हुआ था बट पूरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये है। आगे चलते हैं जी, उसके बाद फिर इस एक्ट के ऊपर ही इलेक्शन होते हैं और 1936 से लेकर 1943 तक लॉर्ड लिंगलिथलू जो थे वो वाइसरे थे। लॉर्ड विलिंगटन का जो टर्म था वो ख़त्म हो चुका था, उसके बाद लॉर्ड लिंगलिथलू आए थे 1936 से 1943 के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब पास हुआ तो तब लॉर्ड विलिंगटन थे वाइसरे, और जब इलेक्शन हुए तो लॉर्ड लिंगलिथलू थे। अब जी जो इलेक्शन होता है उसमें होता गया है जी, इलेक्शन होता है 37 के अंदर अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1935। जो इलेक्शन हो रहा है वो 1937 के अंदर हो रहा है। एट दैट टाइम देयर वर 1771 सीट्स इन द प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर 1771 सीट्स थी। द कांग्रेस टुक कॉन्फ्रेंस इन द 8 प्रोविंस आउट ऑफ 11, ठीक है जी, कांग्रेस ने 11 प्रोविंसेस बने थे, ये देखें हमने ऊपर पढ़ा। अब जो कांग्रेस थी उसने कितने प्रोविंसेस के अंदर गवर्नमेंट बना ली? 8 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस ने ईजिली गवर्नमेंट बना ली, बाकी पीछे बचे 3, उसके बारे में भी हम देखते हैं। इन बम्बई एंड बंगाल कांग्रेस फॉर्म द कोलिशन विद अदर ग्रुप्स, और बम्बई और बंगाल दो अलग प्रोविंस थे, उसके अंदर भी जो है कांग्रेस ने ही अपनी गवर्नमेंट बना ली, तो पीछे बचा एक, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, लेस देन 50% ऑफ द सीट्स कांग्रेस विन इन द इलेक्शन, ग्रेट। मुस्लिम लीग कुड फॉर्म मिनिस्ट्री इन वन प्रोविंस, तो वो जो एक बना था ना जी, आपके पास एक बचा था प्रोविंस, तो उसके अंदर जो मुस्लिम लीग है उसने क्या कहते हैं एक मिनिस्ट्री बनाई थी। इसका मतलब कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम वॉन इन अ सिंगल प्रोविंस इन द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ 1937। उसके बाद आउट ऑफ 491 मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज द कांग्रेस कैप्चर्ड 26 एंड लीग 106। तो मुसलमानों ने जो है अपने जितनी मुसलमानों की जो हल्काबंदियाँ हुई हुई थी 491, उसके अंदर से जो मुस्लिम लीग ने जीती थी वो 106 जीती थी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन जुलाई 1937, ये अक्सर सवाल आता है तो ये आपको याद होना चाहिए। वंदे मातरम वाज अ सॉन्ग रिटन बाय बंगाल नॉवेलिस्ट बंकिम चटर्जी इन हिज नॉवेल अनादामत, ठीक है, बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है। बहरहाल जी ये टेस्ट के अंदर सवाल आता है अक्सर, ये एक ही सवाल के साथ दूसरा सवाल भी आता है कि और ये सेम ही बंदे ने, ये सेम ही शख्स ने बांग्लादेश का भी जो है वो नेशनल एंथम लिखा हुआ है। तो वंदे मातरम इज़ द ऑफिशियल नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया एंड विच वाज रिटन बाय द बंगाली नॉवेलिस्ट विच नेम्स बंकिम चटर्जी, और वो किस लैंग्वेज के अंदर है? बंगाली के अंदर है। अब अक्सर टेस्ट में ये सवाल आता है कि द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो वो आप तो यही देखेंगे हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, बट वो हिंदी नहीं है, वो बंगाली है। ये टेस्ट में 2-3 टेस्टों के अंदर ये सवाल आया हुआ है और मेरी नज़रों से गुजरा हुआ भी है, तो ये पॉइंट अपने जहन में लाजमी तौर पर बिठाएं, ठीक है। द पर्पस ऑफ वंदे मातरम वाज टू एक्सपेल मुस्लिम्स फ्रॉम हिंदुस्तान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया या वंदे मातरम, तो था मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालना है, उसके पीछे जो बेसिक थीम है वो यही है। उसके बाद में इनके साथ ही और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, उनको हम देख लेते हैं। द वर्धा एंड द विदाया मंदिर स्कीम वर टू आइसोलेट मुस्लिम्स फ्रॉम द रिलीजन एंड कल्चर, ये 2 स्कीम्स चल रही थी जिसका मकसद क्या था, मुसलमानों को आइसोलेट किया जाए रिलीजन से और कल्चर से। द पर्पस ऑफ वर्धा तालीमी स्कीम वाज टू डिस्प्लेस द आइडिया ऑफ 2 नेशन थ्योरी। असल में बात यह है कि मुसलमानों के जो बच्चे थे उनके जहन थे 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट निकाला जाए, क्योंकि इट वाज द बेसिक और द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग और द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। देखिए 2 नेशन थ्योरी, तो वर्धा तालीमी स्कीम का मतलब ये था कि कोई हम 2 कौमें नहीं, हम एक ही कौम है, छोड़िए कुछ नहीं है, हम मिल के रहेंगे, तो ये था बेसिक पर्पस किसका, वर्धा तालीमी स्कीम का। उसके बाद विद्या मंदिर स्कीम एम्ड एट प्रोमोटिंग हिंदू कल्चर एंड मेकिंग मंदिर एजुकेशन नेसेसरी एट द एलिमेंट्री स्कूल। उनका मतलब ये था हम अपनी वैल्यूज़ अपना कल्चर मुसलमानों के अंदर जो है वो इन्फ्यूज़ कर दें ताकि मुसलमानों को लगे ही नहीं कि वी आर अ 2 नेशंस और वो 2 नेशन थ्योरी को छोड़ दें। दिस इज द बेसिक पर्पस बिहाइंड द वर्धा एंड द विदाया स्कीम। उसके बाद बिटर पॉलिसी ऑफ कांग्रेस अगेंस्ट द मुस्लिम्स, वो जो हमें ज़ाहिर ही हो रहा है, हिंदी बिकम द नेशनल लैंग्वेज इन अ रिजल्ट ऑफ द जो 1937 का इलेक्शन था, उसके बाद हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज हो गई थी और मुसलमानों को पता चल रहा था कि हम कांग्रेस जो है विच वाज नॉट द
पार्टी ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो मुस्लिम लीग वाज द बेस्ट चॉइस एट दैट टाइम फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो कांग्रेस फ्लैग बिकेम द नेशनल फ्लैग। अब देखें कांग्रेस का ही फ्लैग नेशनल फ्लैग हो गया। वंदे मातरम बिकम द नेशनल एंथम रिटन इन बंगाली, वही पॉइंट जो मैंने पहले डिस्कस किया। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन वाज लेड ऑन काउ स्लॉटर, मतलब काउ का जो गोश्त है उसके जो ज़िबा मुसलमान करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन लग, पाबंदियाँ लग गई। अब ये वाली सब सारी चीज़ें हो रही थी और साथ में ये विदाया और वर्दा स्कीम भी चल रही थी, तो इनका कोई काम नहीं आना था, क्योंकि टू नेशन थ्योरी, शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद खान, और वहाँ से ये पूरा प्रोसेस चलता आ रहा था और मुसलमानों का एक जहन बनता जा रहा था। और अब ये सारी चीज़ें मुसलमानों के सामने नुमायाँ होती जा रही थी कि नहीं, वी आर अ टू नेशन। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ सफ़र बहुत तेज़ी से गामजद है मुसलमानों का उस वक्त के ऊपर। तो पीरपुर रिपोर्ट वाज पब्लिश इन 1938 एंड प्रिपेयर्ड बाय कमेटी अपॉइंटेड बाय द लीग अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द राजा मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर। एक पीरपुर रिपोर्ट बनी थी, राजा मोहम्मद मेहदी ऑफ पीरपुर के थे, ठीक है, लीग के अंडर बनी थी। द शरीफ रिपोर्ट इन 1939, ये अक्सर टेस्ट में सवाल आते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। तो 22 नवंबर है शायद ये, ठीक है, एम आई राइट। 22 नवंबर 1939 द कांग्रेस रिजाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज। तो जो मिनिस्ट्रीज बनी थी ना ऊपर 37 के अंदर, तो 39 के अंदर कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था मिनिस्ट्रीज के ऊपर से। एट दिस इवेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ द कायदे आज़म, ठीक है जी, इस इवेंट के ऊपर कायदे आज़म ने क्या किया था जी, ऑब्जर्व किया था डे ऑफ डिलीवरेंस इन 12 दिसंबर 1939 के ऊपर डे ऑफ डिलीवरेंस जो है कायदे आज़म ने मनाने का कहा था। चर्चिल बिकेम द PM इन मई इन 1940, ठीक है। चर्चिल जो थे, विल्सन चर्चिल इनका पूरा नाम था। लिटरेचर के अंदर इनके पास नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो 1940 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने थे। बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937 एज वेल एज सिंध। तो ये दोनों जो हैं बर्मा और सिंध जो है वो सेपरेट हो गए थे किससे, इंडिया से। उसके बाद जी चौधरी रहमत अली के जो सवाल आते हैं टेस्ट के अंदर वो ये 3-4 ही आते हैं, और वो मैं 3-4 ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ेंगे माइंड के ऊपर बर्डन बहुत हो जाएगा, ठीक है जी। तो ही वॉज बॉर्न इन 1893 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशियारपुर। कहाँ पे पैदा हुए, होशियारपुर के अंदर हुए। ही क्वाइंड द टर्म पाकिस्तान, इसी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस है। ही सेट अप द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट इन इंग्लैंड 1933। ये वाला सवाल अक्सर टेस्टों में आता है। ही ज्वाइन द सर्विस इन अ न्यूज़पेपर कॉल्ड कश्मीर। तो ये 4-5 सवाल आप अपने जहन में रख लें, ये टेस्ट के हवाले से आते हैं। और इन लास्ट अब हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं और हमारा लास्ट टॉपिक है प्रेसिडेंशियल एड्रेस ऑफ कायदे आज़म। तो इट इज़ द हिस्टोरिकल इवेंट in the history of the subcontinent that Muslims were in a full confidence that they will get a separate homeland for the Muslims। तो ये था एक टर्निंग पॉइंट हमारा सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स के अंदर, और कायदे आज़म was done tremendous job। तो जी 1939 के अंदर मुस्लिम लीग was established in बलोचिस्तान, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 और 22 December 1939 with the resignation of the Congress ministries, the day of deliverance was observed by the Muslims as we have already learned। 23rd March 1940 27th annual session of the Muslim League held and Pakistan resolution was presented। टेस्ट के अंदर सवाल ये आता है 23 मार्च जो हम मनाते हैं वो इस वजह से मनाते हैं क्योंकि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी। और ये मुस्लिम लीग का कौन सा एनुअल सेशन था, मुस्लिम लीग के अंदर हमने पढ़ा था, मुस्लिम लीग बनी थी 1906 के अंदर, और उसके बाद 1 बाय 1 करके उसमें सालाना एनुअल सेशंस हो रहे थे। तो इसी तरह ही जो एनुअल सेशंस होते होते फिर 1940 के अंदर ये 27वां एनुअल सेशन था किसका, मुस्लिम लीग का। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेशन वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 1939 एट मीरत के अंदर हुआ था। उसके बाद ऑन मार्च 1940 द वर्किंग कमेटी ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेट एट द रेजिडेंस ऑफ नवाब शाह नवाज। उसके नवाब शाह नवाज के रेजिडेंस के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी मिली। कायदे आज़म प्रिजाइडेड ओवर द मीटिंग। मतलब ये सारा काम किसके ऊपर हो रहा था, इस मीटिंग के लिए हो रहा था कि इस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने करना क्या क्या है, ठीक है जी।
तो हुआ क्या फिर उसके बाद, द रेजोल्यूशन वाज पास्ड, रेजोल्यूशन पेश हुई और रेजोल्यूशन पास हुई 23 मार्च 1914, और इस वजह से इसको हम पाकिस्तान डे अभी भी हम मनाते हैं, वो इस रेजोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के ऊपर ही पाकिस्तान वजूद में आया और इस वजह से हम पाकिस्तान डे मनाते हैं। द रेजोल्यूशन वाज स्टैंडर्ड बाय खलीकुज़्ज़मान एंड सपोर्टेड बाय मौलाना ज़फ़र अली खान फ्रॉम पंजाब। ठीक है, खलीकुज़्ज़मान ने इसको स्टैंड किया, मतलब इसको पास किया, इसके ऊपर अटेस्ट किया, एग्री हुए और सपोर्ट किया मौलाना ज़फ़र अली खान ने पंजाब से, सिंध से अब्दुल्ला हारून ने इसको सपोर्ट किया, काजी मूसा ने बलूचिस्तान से इसको सपोर्ट किया। ये अक्सर टेस्ट में सवाल आते हैं कि किसने कहाँ से सपोर्ट किया, गांधी एंड राजा गोपाल शारिया। ठीक है, बड़ा ही डिफिकल्ट सा नाम है। सेट द लाहौर रेजोल्यूशन एम्ड एट द विविसेक्शन ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने इतनी बड़ी जो है स्टेटमेंट दे दी थी। लाहौर रेजोल्यूशन वाज मेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1941। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जी जो लाहौर रेजोल्यूशन थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गई इन 1941 के अंदर। और इन लास्ट हमारे पास छोटा सा पॉइंट है अगस्त ऑफर का। ठीक है, अगस्त ऑफर वाज मेड इन 1940। अकॉर्डिंग टू द अगस्त ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू एक्सपैंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया। तो जी ये था आज का हमारे पास लेक्चर। Hopefully you have learned a lot, or if you have any question you can ask me on my WhatsApp number. Inshallah ta'ala in our next video we will discuss the constitutions of Pakistan. Till that time, Khuda Hafiz.